बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की कहानी का मौजू है बड़ों का हुक्म मानो। माँ और बेटी की कुर्बानी का मुकम्मल और तावील वर्जन। ये कहानी जज्बात, कुर्बानी, जुल्म, हक और कामयाबी की है। बड़ों का हुक्म मानो। नूरपुर के खामोश बस्ती नूरपुर एक पुरानी बस्ती थी जहाँ हर दीवार पर मिट्टी की खुशबू बसती थी। छोटे छोटे कच्चे घर, तंग गलियां और हर गली के कोने में बच्चे खेलते नजर आते थे। यहाँ का दस्तूर था कि बड़ों के हुक्म के आगे कोई सर नहीं उठाता था। यहाँ के लोग अपनी जबान से ज्यादा बड़ों की मर्जी से जिंदगी गुजारने की आदी थी। इन्हीं गलियों के एक कच्चे मकान में रेहाना अपनी अकलौती नौरीन बेटी के साथ रहती थी। शौहर के इंतकाल के बाद रेहाना ने बेटी की परवरिश तनहा की। नौरीन उसकी जिंदगी की वाहिद उम्मीद थी। रेहाना ने लोगों के घरों में बर्तन मांज मांज कर, कपड़े धो 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 कर अपनी बेटी को पढ़ाया। नौरीन खूबसूरत भी थी, सुलझी हुई थी भी और तालीम याफ्ता भी थी। वो चाहती थी कि वो उस्ताद बनकर गांव की बच्चियों के लिए मिसाल कायम करे, लेकिन नूरपुर की फिजाओं में सिर्फ एक ही जुमला गूंजता था, बड़ों का हुक्म मानो। हाजी सादिक का फैसला। रेहाना का बड़ा भाई हाजी सादिक गांव का मुअज़्ज़ज़ तरीन शख्स माना जाता था। सफ़ेद दाढ़ी, काली ऐनक, ऊंची आवाज़, लोगों के हर फैसले में उसकी मोहर लगती थी। उससे अपनी इज्जत और हुक्म का बड़ा गरूर था। एक दिन सादिक ने रेहाना को अपने सहन में बुलाया और वहां गांव के कुछ मुअज़्ज़ज़ लोग बैठे थे। हाजी ने सर झटकते हुए कहा, रेहाना, नौरीन अब बड़ी हो चुकी है। मैंने फैसला किया कि इसकी शादी जावेद मिर्जा के बेटे अरसलान से हो जाए। लड़का मालदार है, इज्जतदार है, खानदान है। रेहाना का दिल धक सा रह गया। वो डरते डरते बोली, भाईजान, नौरीन पढ़ना चाहती है, उसका ख्वाब है कि वो उस्ताद बने। हाजी सादिक ने गुस्से से कुर्सी पर हाथ मारा। हुक्म मानना जाता है, ख्वाब नहीं देखे जाते। गांव की लड़कियां तालीम नहीं, घूंघट में इज्जत पाती हैं। अगर मेरी बात ना मानी गई तो समझ लो तुम्हारा घर इस गांव में नहीं रहेगा। रेहाना चुप हो गई, आंखों में आंसू। उसे याद आया कि जावेद मिर्जा का बेटा अरसलान तो बदनाम था, लड़कियों ने बदतमीजी करता था, रात दिन रात जुआ खेलता था, लेकिन चूंकि वो मालदार था इसलिए उसकी बढ़ाई पर सब चुप रहते थे। नौरीन की इल्तिजा। जब रेहाना घर आई तो उसने अपनी बेटी को सब बताया। नौरीन खामोशी से सुनती रही और एकदम माँ के कदमों में गिर गई। अम्मी, आपने मेरे लिए इतनी कुर्बानियां दी हैं, अगर आप चाहती हैं तो मैं खामोशी से शादी के लिए कबूल राजी हूँ, लेकिन अम्मी, तालीम हासिल करना, उस्ताद बनना, गाँव की बेटियों के लिए पढ़ना इतना बड़ा जुर्म है क्या? क्या माँ हम ख्वाब नहीं देख सकती? रेहाना ने बेटी को सीने से लगाया और आंखों में आंसू थे, जबान पर खामोशी थी। माँ के दिल में एक जंग सी चल रही थी, या इज्जत बचाऊं या बेटी के ख्वाब। गांव की दीवारों पर बगावत। चंद दिनों में नौरीन की शादी और तैयारियां शुरू होगी। गांव की औरतें आकर खुशियां बांटने लगी, लेकिन नौरीन के चेहरे पर खामोशी थी। सब कुछ कह रही थी। और इसी दौरान गांव में एक नया वाकया पेश आया कि कस्बे के एक स्कूल शफीकुर रहमान साहब नामी उस्ताद आए और ऐलान किया कि नूरपुर में लड़कियों के लिए एक अलहदा स्कूल बनाया जाए। नौरीन के दिल में एक उम्मीद सी जागी। उसने अपनी माँ से कहा, अम्मी, अगर आज हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आने वाली बेटियों के भी नसीब इसी जुल्म से लिखे जाएंगे। रेहाना अंदर से टूट चुकी थी। गांव के लोगों के ताने, भाई की धमकियां, सब उसके अंदर ही अंदर चल रही थी, मगर माँ का दिल बेटी के ख्वाबों के लिए हर कुर्बानी को देने को तैयार था। हाजी सादिक का गुस्सा और नौरीन की हिम्मत। नौरीन ने हिम्मत करके हाजी सादिक के सामने खुद जाकर बात की, चाचा जान, आपके हुक्म की इज्जत करती हूँ, लेकिन मुझे 2 साल दीजिए। मैं 2 साल बस तालीम मुकम्मल कर लूँ, फिर आप जहाँ कहेंगे मैं शादी कर लूँगी। गांव के लोगों ने सुना तो शोर मच गया। हाजी सादिक ने सबके सामने ललकारा, ये लड़की बड़ों के हुक्म के खिलाफ जबान खोल रही है, ये बगावत है। आज के बाद रेहाना के घर का मुकम्मल बायकॉट कर दिया जाए। रेहाना ने बेटी ही की आंखों में देखा और आज माँ और बेटी एक साथ खड़ी हो गई। चाहे सारा गांव हमें छोड़ जाए, बायकॉट और कुर्बानी। बस्ती के लोग रेहाना के घर आने जाने से कतराते, कोई सौदा ना देता, रास्ता बदल कर चलते, रेहाना के दरवाजे पर मिट्टी फेंकते और रात को दरवाजे पर पत्थर मारते। लेकिन माँ और बेटी ने हिम्मत ना तोड़ी। रेहाना ने अपनी आखिरी जेवर तक बेच दी और नौरीन का दाखिला स्कूल में कराया। नौरीन सुबह काम करती, शाम को पढ़ती और लोगों के गांव की बच्चियां हैरान हो गई कि माँ बेटी क्यों सब कुछ सह रही हैं। एक दिन नौरीन ने स्कूल में तकरीर की कि औरतों की इज्जत सिर्फ पर्दे से नहीं, इल्म से भी है, और बड़ों का हुक्म तब माना जाता है जब वो हक पर हो।
علم میں انکار کرنے والوں کی بڑوں کی عزت نہیں گمراہی ہے۔ انقلاب کی رفتہ رفتہ دوسری لڑکیاں بھی نورین کے پیچھے چلنے لگی۔ کچھ مائیں چپ ہو کر کہتی کہ ہم بھی اپنی بیٹی کو پڑھانا چاہتی ہیں، مگر حاجی صادق سے ڈرتی تھی۔ نورین خاموشی سے نے انقلاب شروع کر دیا۔ حاجی صادق کی طاقت کمزور پڑنے لگی۔ اب وہ دن دور نہ تھے جب وہ خود تنہا رہ گیا۔ اس کے اپنے بیٹے ارسلان نے دوسری جگہ شادی کر لی۔ حاجی صادق کا غصہ غرور سب بوس ہو گیا۔ کامیابی اور نئی نسل۔ وہ 2 سال گزرے تو نورین نہ صرف تعلیم مکمل کی بلکہ نورین نورپور کی لڑکیوں اب وہی انسان اسے گالیاں دیتے تھے۔ اپنی بیٹیوں کو ہاتھ پکڑ کر اس دروازے پر آتے اور کہتے بیٹی ہماری بچیوں کو پڑھا دو۔ ریحانہ اپنی بیٹی کو فخر سے دیکھتی اور کہا یہی وہ دن تھا جس کے لیے میں نے دنیا کے تانے سنے تھے۔ آج نورپور بدل چکا تھا۔ عوام بڑوں کا حکم مانو کے ساتھ ساتھ ایک اور جملہ گونجتا تھا، بڑوں کا حکم مانو مگر پہلے دیکھو کیا وہ حق پہ ہیں یا ظلم پہ۔ اختتام۔ یہ کہانی ہمیں نورپور کی فضاؤں میں یہ سناتی